चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गरुड़ एक्सरसाइज से संबंधित। इस बार जो आयोजन किया जाएगा 2022 का वो 7वां संस्करण है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी, कौन-कौन से देशों के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती हैं, ये सारी बातें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये जो गरुड़ एक्सरसाइज है, गरुड़ से आप याद रख लीजिए कि गरुड़ जो है आसमान में उड़ता है और आसमान में ही हमारी रक्षा करती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना दोनों के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। किस-किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। एयरफोर्स के द्वारा इसके कंडक्ट कराया जाता है। तो 2022 का जो संस्करण रहेगा 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक चलने वाला है। जगह का नाम है जोधपुर वायुसेना स्टेशन। गरुड़ 7 नामक एक द्विपक्षीय बायलैटरल एक्सरसाइज में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस अभ्यास में FASF 4 राफेल लड़ाकू विमान लाएगा, एक A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान है और 220 लोग उसकी टुकड़ी में शामिल हैं। भारत की तरफ से हमने ये जो चीज़ देखे हैं ये फ्रांस की तरफ से बताया गया है कि फ्रांस अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ लेकर के आया है एक्सरसाइज में। फ्रांस की तरफ से 4 राफेल लड़ाकू विमान हैं, एक A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान है और 220 कर्मियों का एक दल है। भारत की तरफ से Su-30 MKI राफेल, LCA तेजस है, जगुआर लड़ाकू विमान है। इसके साथ साथ में LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और Mi-17 हेलीकॉप्टरों के साथ भारत यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। अब चूंकि इसका आयोजन भारत में ही हो रहा है इसलिए हम बहुत सारे विमानों को यहाँ इस एक्सरसाइज में उतारे हैं फ्रांस की तुलना यदि देखें तो। भारत की जो एयरफोर्स है उसके बेड़े में उसके ग्रुप में फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट एवॉक्स, इसके साथ साथ में AEW एंड सी जैसे लड़ाकू और सक्षम साजो सामान भी इसमें अवेलेबल रहेंगे। ये जो संयुक्त एक्सरसाइज है दोनों देशों को सर्वोत्तम प्रथा को साझा करने का काम करेगी। इसके साथ साथ में यदि हमें कोई अभियान चलाना है एयरफोर्स का तो उनकी कैपेसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है, उनको एक मंच प्रोवाइड करेगा ये। बायलैटरल एक्सरसाइज का ये 7वें नंबर का संस्करण है। पहला हुआ था 2003 में, तीसरा हुआ 2006 में और 5वां हुआ था 2014 में और लास्ट वाला 2022 में। कहाँ कहाँ पर हुआ था देखिए, 2003 वाला जो संस्करण था कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में हुआ, 2006 का कलाईकुंडा में हुआ और 2014 का हुआ था जोधपुर में। दूसरा, चौथा, छठा जो संस्करण रहा था 2005 में दूसरा, चौथा 2010 में और जो छठा संस्करण था 2019 में हुआ, फ्रांस में आयोजित किया गया। 3, 6 और 14 इंडिया में, 2, 10 और 19 फ्रांस में आयोजित किए गए थे। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स की भागीदारी दोनों देशों के बीच संबंध को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। इसके साथ साथ में पेशेवर तौर पर बातचीत, इसके साथ साथ में कुछ अनुभव का भी आदान प्रदान और परिचालन संबंधी कैसे करके आप अपनी एयरफोर्स का संचालन करते हो उससे संबंधित ज्ञान को ये बढ़ावा देने वाली है गरुड़ एक्सरसाइज 2022। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं UAPA कानून से संबंधित। सरकार का कहना है हमने UAPA कानून को मजबूत किया है। UAPA कानून के माध्यम से सरकार आतंकवादी गतिविधियों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाई है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। कल चिंतन शिविर में जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तब उन्होंने UAPA कानून का जिक्र किया था। जबकि देखा जाए ना इसके रिजल्ट को, UAPA कानून के रिजल्ट को, तो ये एक तो आप कह रहे हो कि आतंकवाद से लड़ने में ये हेल्प कर रहा है, ये बात चलो मान लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से स्टूडेंट के ऊपर, किसानों के ऊपर या फिर जर्नलिस्ट के ऊपर जब ये UAPA कानून लगाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो इस कानून की बहुत ज़्यादा आलोचना होती है और बाद में फिर पता चलता है कि उनको ज़मानत नहीं मिल रही है।
इस प्रकार की घटनाएं हमको दिखाई देती हैं यूएपीए कानून के अंतर्गत। यूएपीए कानून, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है, इसको पास किया गया था 1967 में। ये एक्ट प्रोवाइड करता है एक स्पेशल प्रोसीजर ताकि डील किया जा सके हमारे देश के जो टेररिस्ट हैं उनकी एक्टिविटी से, इसके साथ साथ में और भी जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे यदि हमको निपटना है तो हमें एक शॉर्टकट वाली प्रोसीजर की ज़रूरत है, हमें नियम कानूनों में ज़्यादा फंसना नहीं है। अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब है एनी कंडक्ट, किसी भी प्रकार का काम विच कंस्टिट्यूट ए क्राइम, जिससे लग रहा है कि आप क्राइम कर रहे हो, विच कॉन्ट्रवेंस एनी लॉ, यदि आप किसी भी प्रकार का लॉ का उल्लंघन कर रहे हो, कॉन्ट्रवेन कर रहे हैं, वेदर सच कंडक्ट ऑकर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मैं ये काम किया इसके बाद कोई अपराध हुआ, कोई कानून का उल्लंघन हुआ या फिर उसके पहले हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे आगे हो चाहे पीछे। एनी लॉ वेदर सच कंडक्ट ऑकर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड वेदर सच कंडक्ट ऑकर्ड इन रिपब्लिक और इल्सवेयर, तो वो सब क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी मानी जाएगी। सेक्शन 15 कहता है यूएपीए कानून का टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से काम आने वाले हैं और क्या क्या पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट दिया जाने वाला है, जिसमें बताया जाता है कि 5 साल से लेकर के जीवन भर की सज़ा हो सकती है। इन द केस टेररिस्ट एक्ट रिजल्ट इन डेथ, द पनिशमेंट इज डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम। आतंकवादी गतिविधि के चलते चलते यदि किसी की डेथ हो रही है तो आपको भी सजाए मौत होने वाली है या फिर आपको जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। ये कानून अपने आप में एक एब्सोल्यूट पावर लेता है, एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पावर इसके पास आ गई है। किससे? केंद्र सरकार को दे देता है। इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। सेंटर डीम्स एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल देन इट मे बाय वे ऑफ ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर इट सो। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को लगेगा कि हाँ ये गतिविधि है, इसको अनलॉफुल एक्टिविटी में हमको डालना है, इसके बाद फिर सरकारी गैजेट में वो बताती है। कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर ये कानून लागू होता है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। यदि मेरी नागरिकता भारत की है, मैं अमेरिका में जाकर के रह रहा हूँ, तो भी मेरे ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा। सेकेंड नंबर की बात है पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एवर दे मे बी। आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं, भारत सरकार की नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी ये कानून लागू होता है। पर्सन्स ऑन शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी। आप कहीं भी रहो, यदि आप शिप में हैं, एयरक्राफ्ट में हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, तो भी आपके ऊपर ये नियम कानून लागू हो जाता है। तो ये कानून आया ज़रूर था, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ गवर्नमेंट के द्वारा होने लगा है, पुलिस वालों के द्वारा होने लगा है। देखिए, इसके अंतर्गत आप क्या काम कर देते हो, जब से ये कानून आया है ना, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा। दिस कॉजन इज सिग्निफिकेंट गिवन द शार्प सर्ज इन स्टेट्स यूज ऑफ दिस प्रोविजन इन ए स्वीपिंग रेंज ऑफ एलिग्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़, those using social media through proxy server in Jammu and Kashmir and journalists in Manipur among other states। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ में मणिपुर, 2-3 जगह का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है कि कैसे कैसे लोगों के ऊपर आपने यूएपीए लगा करके रख दिया है। दूसरे नंबर की बात यह है, जमानत के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें कठोर प्रावधान किए गए हैं। द स्टैंडर्ड फॉर बेल के लिए, जमानत के लिए जो यहाँ पर मानक तय किए गए हैं यूएपीए कानून के अंतर्गत,
is that it cannot be granted unless the court is of the view that the accused is innocent of the alleged offenses। आपको कब तक जमानत नहीं मिलेगी? जब तक कोर्ट को ऐसा ना लग जाए कि नहीं, ये जो व्यक्ति है वो निर्दोष है। क्या कहा गया है इसमें? is of the view that the accused is innocent of the alleged offense। This is prima facie standard, which means that the onus of proof of innocence, even for the purpose of obtaining bail, is effectively reversed। अब आप सोच लीजिए, आपको जमानत के लिए तक अपने आप को ये प्रस्तुत करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूँ, तब जा कर के मुझे जमानत मिलने वाली है। इस प्रकार के प्रोविज़न इसमें किए गए हैं। इट इज़ फॉर द एक्यूज टू शो फॉर द पर्पस ऑफ बेल दैट ही इज़ इनोसेंट। इसके अलावा जो यूएपीए कानून है वो फ्रीडम्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। यूएपीए एम्पावर कर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगी आपके अधिकारों की, आपकी फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स को, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई है कि आप देश बचाने के लिए, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने के लिए आप लोगों की जो आज़ादी है, उनके जो अधिकार हैं, उनको आप छीन रहे हैं इस कानून के माध्यम से। पार्लियामेंट्री पावर की यदि हम बात करें, द इशू स्टिल रिमेन्स वेदर द पार्लियामेंट अंडर एनी सर्कमस्टांस कैन क्लासीफाई द इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट। पार्लियामेंट ये डिसाइड कर देगी कि कोई व्यक्ति टेररिस्ट है या नहीं है, ओनली बिकॉज इट बिलीव्स हिम टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म। केवल इस आधार पर कि उसको भरोसा, उसको विश्वास है कि नहीं, ये टेररिज्म की गतिविधियों में शामिल हुआ है। बिना किसी ट्रायल के आपको आतंकवादी बना दिया जाता, आपको क्रिमिनल बना दिया जाता। बताया जा रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना, उनको भी ख़त्म कर देता है। तो इसका सिंपली यूज़ किया जा सकता है, इसका सिंपली तरीके से यूज़ किया जाता है और फंडामेंटल राइट को क्या कर देते हैं, बाईपास कर दिया जाता है, आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो व्यक्ति अरेस्ट हो गया एक बार इस कानून के अंतर्गत, ठीक है, कैन बी इनकारकेटेड, मतलब कब तक बंदी रहेगा? 180 दिन तक, विदाउट ए चार्जशीट बीइंग फाइल्ड। आपके ऊपर किसी प्रकार की चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, फिर भी आपको 180 दिन जेल में सड़ाया दिया जाएगा। और ये खासकर आज के टाइम में उनके ऊपर लगाया जाता है जो गवर्नमेंट की आलोचना करता है, ठीक है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पर एक बात और बहुत ही अच्छी बताई जाती है कि मोदी का जो ये भाषण आया है, मोदी जो यूएपीए कानून को लेकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, वो ऐसे टाइम में कह रहे हैं जबकि इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों के द्वारा ये याचिका दायर की गई है कि गवर्नमेंट इस कानून का मिसयूज़ करती है, ठीक है। इसमें जो कन्विक्शन का रेट है, अपराधी की जो दर है, जैसे यदि किसी 100 व्यक्तियों के ऊपर केस दर्ज किया गया है, 100 में से 3 लोगों को ही सज़ा हो रही, बाकी के जो 97% लोग थे उनके ऊपर आपने गलत तरीके से इस कानून को लगाया है। इसका मतलब ये है आपने उनकी आवाज़ को दबाया है, आपने इसका मिसयूज़ किया है। तो इस बात की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है। असुद्दीन ओवैसी की यदि हम बात करें, AIMIM के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना था कि 2018 से लेकर के 2020 तक 4690 लोगों के ऊपर यह कानून लगाया गया था, लेकिन केवल 3% लोग ही इसमें अपराधी सिद्ध हुए हैं। PM is right, UAPA gives his government power to jail anyone without accountability. UAPA is an evil law, it does नथिंग टू स्टॉप टेररिज्म, मिस्टर ओवैसी का कहना। मिस्टर ओवैसी ने क्या कहा था, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सरकार के पास इतनी पावर आ गई है कि वो किसी को भी उठा करके जेल में डाल देगी यूएपीए कानून के माध्यम से, लेकिन टेररिज्म को रोकने के लिए ये कानून कुछ भी नहीं कर पाया, ऐसा उसमें उन्होंने कहा था।
दूसरी जो बात कही गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा वो थी फेक न्यूज़ को लेकर के। उनका कहना है कि आप केवल सीमित मत रहिए सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप तक। आपको थोड़ा-सा और भी 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि यदि आप फेक न्यूज़ के शिकार हो जाते हैं तो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आती है, उसी को आगे फिर आप बढ़ाते जाते हैं। ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द लॉसेस that India had to face due to fake news about job reservation in the past. He stressed the need to educate people about analyzing and verifying information before forwarding it to people. उनका कहना है यदि आप किसी भी प्रकार की न्यूज़ को फॉरवर्ड कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वो सही है या गलत है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम सीधे देख लेते हैं आप फॉरेन वाले पेज से। फॉरेन वाले पेज में हम देखने वाले हैं ये रिलेशन को बताती है, ब्रिटेन और फ्रांस के रिलेशन को बताती है। सोनक और मैक्रोन दोनों ही एग्री हो गए हैं, हम जो है कोऑपरेशन करेंगे चैनल माइग्रेंट्स को लेकर के। ठीक है, चैनल माइग्रेंट्स को लेकर के मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग चैनल को पार करके छोटी-छोटी नावों में बैठते हैं और ब्रिटेन में जा कर के रहने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है यूनाइटेड किंगडम में जब भी चुनाव होता है तो, कि आप कैसे करके बाहरी लोगों को हमारे यहाँ पर हमारे अधिकारों को वो छीन रहे हैं, हमारे रोजगार को छीन रहे हैं, आप उनके लिए कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करते। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फ्राइडे के दिन कहा है, ठीक है, उनकी पहली जो कॉल थी मिस्टर सोनक जब से ऑफिस को ग्रहण किए हैं प्रधानमंत्री का, उनका कहना है कि हम बहुत बढ़िया जो माइग्रेंट चैनल क्रॉसिंग है डाउनिंग स्ट्रीट, उसको हम रोकने का काम करेंगे। कमिटेड टू डीपनिंग आवर पार्टनरशिप टू डेटर डेडली जर्नीज अक्रॉस द चैनल। उनका कहना है ये चैनल के अक्रॉस में जो डेडली खतरनाक यात्राएं लोग करते हैं छोटी छोटी बोट में, उनको हम रोकने का काम करेंगे। ये दोनों देशों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई सारे जो लोग होते हैं ना, अनवाइएबल पीपुल, इसके साथ साथ में जो ट्रैफिकर्स हैं मतलब तस्कर हैं, वो लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। इसी साल की यदि हम बात करें तो 37,570 लोग यहाँ से क्रॉस किए थे, इस चैनल को क्रॉस किए थे। कहाँ जाने के लिए? इंग्लैंड जाने के लिए छोटी छोटी बोटों में। द इशू काज्ड ए मेजर पॉलिटिकल हेडेक फॉर यूके गवर्नमेंट विच प्रोमिस्ड टाइटर बॉर्डर कंट्रोल। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की एक प्रजाति है, नई किस्म की एक प्रजाति है, ठीक है, सरसों की। सरकार का कहना है कि इसका कल्टीवेशन अब कॉरपोरेशन लेवल पर होना चाहिए, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध भी कौन कर रहा है? जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड, मतलब आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की तारीफ जो करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट के डिसीजन उनको अच्छे लगते हैं, जैसे कि आरएसएस सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय किसान संघ, इसके साथ साथ में स्वदेशी जागरण मंच, इन्होंने तक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी का जो डिसीजन था, जिसने ग्रीन सिग्नल दिया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का कमर्शियली प्रोडक्शन किया जाएगा। तो जो लेफ्ट विंग्स फार्मर रहे हैं जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा AIKS ने वेलकम किया है इस डेवलपमेंट का। AIKS के जनरल सेक्रेटरी हैं हैनान मुल्लाह। उनका कहना है कंट्रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी शुड रिमेन विथ द गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजी किसके साथ में रहना चाहिए? गवर्नमेंट के साथ में रहना चाहिए। एंड पब्लिक सेक्टर एंड एक्सटेंसिव टेस्टिंग ऑफ द हाइब्रिड सीड मस्ट बी डन बाय द ICAR। उनका कहना है कि टेस्टिंग तो जो है ICAR कर रहा है। वी आर नॉट अगेंस्ट द साइंस, वी हैव टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन इंडिया। द हिंदू न्यूज़पेपर को बोलते हुए मुल्ला का कहना है, देखिए हम जो है साइंस के खिलाफ नहीं हैं, हम खुद जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा कर सकें। इंडिया की बात करें, कितनी बड़ी जनसंख्या है,
तो हमें जो है इंक्रीज़ करना है हमारे प्रोडक्शन को, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें ज़रूर होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्शन थोड़ा-सा अलग है, हम विरोध कर रहे हैं थोड़ा-सा अलग तरीके से। हमारा कहना है यदि टेक्नोलॉजी आप कॉर्पोरेट हाउस को दे रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं टेक्नोलॉजी, दे प्रिपेयर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग देयर नीड्स। वो प्रोडक्ट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से तैयार करेंगे और इससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। The mullah added that the AIKS want extensive testing of the hybrid seed। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए हाइब्रिड बीजों की, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकारी लेबोरेटरी के द्वारा, ताकि एसेस किया जा सके इम्पैक्ट ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ में अदर प्लांट ऑन द लाइव्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित, जिसको हिंदी में हम तपेदिक की बीमारी कहते हैं। टीबी, क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है, जो कि लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियस फैमिली से संबंधित है। कुछ माइकोबैक्टीरिया मनुष्यों में टीबी और कुष्ठ रोग का कारण बन जाते हैं तथा अन्य काफ़ी व्यापक लेवल पर जानवरों को भी संक्रमित करते हैं। टीबी मनुष्यों में सबसे ज़्यादा फेफड़ों को, मतलब जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, उसको प्रभावित करता है, लेकिन ये और भी अंग है को भी प्रभावित कर सकता है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। टीबी काफ़ी पुराना रोग है और मिस्र में तकरीबन 3000 ईसा पूर्व में इसके अस्तित्व में होने का दस्तावेजीकरण किया गया था। वर्तमान में टीबी का एक इलाज योग्य बीमारी, मतलब इसका इलाज किया जा सकता है। ट्रांसमिशन की यदि हम बात करें, टीबी का रोग हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब पल्मोनरी टीबी से पीड़ित कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, तो वो टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है और यदि आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी वो बीमारी हो जाती है। लक्षण की यदि हम बात करें, पल्मोनरी टीबी के सामान्य लक्षणों में बलगम के साथ खांसी और कई बार खांसी के साथ में खून आता है, सीने में दर्द होता है, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना, ये सारे लक्षण होते हैं टीबी के। टीबी का वर्ल्ड लेवल पर यदि हम असर देखें तो 2019 में टीबी के 87% नए मामले केवल 30 उच्च संक्रमण वाले देशों में देखने को मिले थे। मतलब 30 देश ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। टीबी के जो नए मामले में से 2/3 मामले, 2/3 मामले केवल 8 देशों का योगदान दे रहे हैं। भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गरीब देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीबी की बीमारी से लड़ाई से जूझ रहे हैं। भारत में जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 के बीच में 1.8 मिलियन टीबी के मामले दर्ज किए गए थे। एक साल पहले यदि हम देखें तो 2.4 मिलियन इनकी संख्या हुई थी। 2019 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी (MDR) टीबी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया था। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार का बीमारी है जिसका इलाज 2 सबसे शक्तिशाली एंटी टीबी दवाओं के साथ आप नहीं कर पा रहे। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस टीबी का एक और रूप है जो ऐसे बैक्टीरिया के कारण होता है जो सबसे प्रभावी एंटी टीबी दवाओं के प्रतिरोधी होते हैं। फिर आ जाती है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिकों अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन द्वारा माइकोबैक्टीरियम बोविस, मतलब जो मवेशियों में टीबी का कारण बना था, कि एक स्ट्रेन में परिवर्तन करके इन्होंने विकसित किया था, जिसे पहली बार 1921 में मनुष्यों में प्रयोग किया गया। भारत में बीसीजी का सिलेक्शन पहली बार 1948 में सीमित पैमाने पर हमने करे थे और ये साल 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का भी एक हिस्सा हुआ करती थी। तो एक टीका के रूप में इसका प्राथमिक यूज़ टीबी के खिलाफ हम करते हैं। इसके अलावा ये नवजात शिशुओं के श्वसन, जीवाणु संक्रमण, कुष्ठ और बुर्ली अल्सर जैसे कई सारे जो बैक्टीरियल रोग हैं उनसे भी ये इनको बचाता है। मूत्राशय के कैंसर और घातक मेलेनोमा बीमारी में इम्यूनोथेरेपी एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और बीसीजी का सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कुछ भौगोलिक स्थानों पर बढ़िया काम करता है।
जबकि कुछ जगह पर उतना ज़्यादा ये ठीक लोगों को नहीं कर पाता है। आमतौर पर भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ते जाती है, बीसीजी वैक्सीन का असर भी बढ़ते जाता है यहाँ पर, ऐसा बताया जाता है।